हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखिए दोस्तों, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज आज पार्ट 74 है और इसमें भी देखेंगे सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। तो देखिए दोस्तों, जो लोग तैयारी कर रहे हैं अभी ग्रुप सी एग्ज़ाम्स की, स्पेशली वीडियो वीपीडी और कनिष्ठ सहायक का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, तो उसके लिए हमारी जो टेस्ट सीरीज आते हैं चैनल पे वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये टेस्ट सीरीज रहेंगी आपके लिए अपकमिंग एग्जाम्स के लिए दोस्तों। खासकर हमारी जो टेस्ट सीरीज है, यूके जी के टेस्ट सीरीज, जीके की टेस्ट सीरीज, ये वाली सामान्य हिंदी की टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज और अन्य जितने भी वरियस टॉपिक आते हैं दोस्तों, आप घर बैठे आराम से फ्री में यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़कर दोस्तों। तो आज पार्ट 74 है। जो नए लोग हैं उनको बोलना चाहूँगा, देखिए 1 से लेकर 74 तक तो हम हिंदी के पार्ट दे चुके हैं। वहीं यूके जीके के लगभग 83 टेस्ट हो चुके हैं और सामान्य अध्ययन की मैं बात करूँ तो 48 टेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आगे कंटिन्यू रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों, तब तक हम ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। तो इससे क्या होता है, एक तो आपका अपना आकलन होता है दोस्तों, और ऊपर से आप अपने आप को यहाँ पे कैलकुलेट भी कर पाते हैं कि कितनी आपकी तैयारी चल रही है, कितना आप स्कोर कर रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, 20 मार्क्स की हमारी हमेशा एक टेस्ट सीरीज रहती है, वो उत्तराखंड जीके हो या हिंदी की हो। अगर आप 15+ स्कोर कर रहे हैं तो मान के चलिए आपकी तैयारी वेल एंड गुड है। ठीक है, तो चलिए आज भी देखते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो बताइए, संविधान का जो अनुच्छेद आर्टिकल 351 है वहाँ पे क्या बोला गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन डी। ठीक है, तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं इसमें दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को दोस्तों भारत की जो संविधान सभा थी, इसने हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की। ठीक है, इसीलिए हम 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। और इसके बाद देखिए दोस्तों, जो हमारी राजभाषा हिंदी होगी उसके लिए उपबंध किए गए हैं अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, यानी कि 343 से लेकर 351 तक अलग अलग आर्टिकल है यहाँ पे, जिसमें 343 बोलता है हमको कि जो हमारी संघ की राजभाषा होगी दोस्तों वो हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। इसके बाद अनुच्छेद 344 आता है, जिसमें हमारे अलग उपबंध किए गए हैं कि 10 वर्ष तक हमारा जो है गठन करना पड़ेगा राजभाषा आयोग वगैरह का। ठीक है, ऐसी बातें इसमें बोली गई हैं। 345 आता है फिर विधानमंडल से संबंधित। ऐसे ही लगभग 343 से लेकर हमारे 351 तक। ठीक है दोस्तों, 343 से लेकर 351 तक हमारे जो भी आर्टिकल हैं इनमें हिंदी से संबंधित उपबंध किए गए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में 351 पूछा गया, तो 351 में ये बोला गया दोस्तों कि हिंदी के विकास के निर्देश हैं यहाँ पे, यानी कि हिंदी के विकास के लिए संघ को निर्देश दिए गए हैं कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे, यानी कि ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। और यहीं पे अगर क्वेश्चन होता कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी ये किस अनुच्छेद में बोला गया है, तो फिर आपका आंसर हो जाता अनुच्छेद 343। ठीक है, तो क्वेश्चनों को समझना है। आप देखिए डीप में क्वेश्चन पूछ रहा है यूके SSSC, तो आपको लगभग थोड़ा बहुत आर्टिकलों को देखना पड़ेगा। 343 से लेकर 351 तक हमारे क्या क्या बातें बोली गई हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन सा टॉ वर्ग नहीं है? तो टॉ वर्ग का अक्षर इसमें कौन सा नहीं है दोस्तों? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो टॉ वर्ग में कौन कौन से होता है? ट, ठ, ड, ढ और ङ। ठीक है, तो ये हमारे टॉ वर्ग होते हैं दोस्तों। तो आप बताइए इनमें से कौन सा नहीं है? तो घ नहीं है इसमें, ऑप्शन डी इसमें नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस बोली को कौरवी बोली भी कहा जाता है? तो देखिए बोलियों से हमेशा क्वेश्चन बनता है, आपने देखा होगा दोस्तों यूके SSS के आप कोई भी पेपर देख लीजिए दोस्तों, वहाँ पर हमेशा क्वेश्चन बना है कि इस उपबोली को किस उपभाषा के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी हमारी बोलियाँ हैं या भाषाएँ हैं, और इसके साथ साथ हमारे बन जाता है पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं। ठीक है, बनता है ना क्वेश्चन। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, जितनी हमारी 5 उपभाषाएँ हैं तो इसके अंतर्गत 18 बोलियाँ रखी गई हैं। तो ये कौन कौन से हैं आपको सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर डिटेल में अगर आपने पढ़ा है तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, खड़ी बोली। खड़ी बोली का जो प्राचीन नाम है दोस्तों वो कौरवी बोली भी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, खड़ी बोली का ही प्राचीन नाम कौरवी बोली भी है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें आपने बताना है कौन सी सबसे शुद्ध वर्तनी है। एंड राइट आंसर इज दोस्तों ऑप्शन बी, प्रतिष्ठा। ठीक है, तो प्रतिष्ठा जो है दोस्तों इसमें बिल्कुल शुद्ध है, ये प्रतिष्ठा। ठीक है, प्रतिष्ठा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? तो देखिए इत्यादि हमेशा पूछा जाता है, संधि विच्छेद से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इत्यादि का संधि विच्छेद हो जाता है दोस्तों ऑप्शन डी, इति धन आदि।
इति धन आदि इत्यादि। चलिए अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इत्यादि में कौन सी संधि है, आप बताएंगे इसको। अगला देखिए, उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम कौन सा है। तो जो हम उच्चारण में संधि प्रयुक्त करते हैं दोस्तों, तो ये कौन सी संधि होती है। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, उच्चारण में जो प्रयुक्त संधि होती है वो व्यंजन संधि होती है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है, व्यंजन संधि। ठीक है, तो उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है व्यंजन संधि। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। तो इनमें से कौन सा शब्द है दोस्तों जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, प्रत्यय और उपसर्ग को भी आपने ध्यान से पढ़ना दोस्तों। प्रत्यय क्या होते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं। तो प्रत्यय होते हैं दोस्तों, देखिए जो हमारे शब्दों के अंत में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। और उपसर्ग होते हैं दोस्तों जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उनका अर्थ बदलते हैं। तो यहाँ पर अभियोग, ठीक है, तो अभियोग में दोस्तों यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये तो नहीं है। व्यायाम में भी दोस्तों ये उपसर्ग है। ठीक है, और यहाँ पे अपमान में भी दोस्तों हमारा उपसर्ग लगा हुआ है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यानी कि कोई भी शब्द ऐसा नहीं है दिए गए विकल्पों में जिसकी रचना प्रत्यय से हुई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द देशज शब्द है। देशज शब्द का मतलब होता है दोस्तों ऐसे शब्द जो देश में ही उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, देश में उत्पन्न शब्दों को ही, या देश में आम बोलचाल के दौरान जो शब्द पैदा हो गए दोस्तों, उन्हीं को देशज शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में अगर देशज शब्द की बात करें तो ये हो जाएगा लोटा। लोटा जो है दोस्तों ये देसी शब्द है एक। ठीक है, ध्यान रखेंगे लोटा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से एक तत्सम शब्द छांट कर बताइए। तो तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, हम हर बार इसका डिस्कस करते हैं हर टॉपिक में, तत्सम तद्भव। ठीक है, तो तत्सम शब्द वो शब्द है दोस्तों जो डायरेक्टली संस्कृत के शब्द है, यानी कि ज्यों के त्यों हिंदी में यूज किए जाते हैं संस्कृत के शब्द। ठीक है, संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, हिंदी की भी अगर हम बात करें आदि जननी संस्कृत को ही मानेंगे हम। तो तत्सम शब्द ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं। तद्भव जो है दोस्तों फिर बोली में आने के बावजूद या भाषा के अंतर्गत क्या हो गया, थोड़ा विकार आ गया है शब्दों में, मूल शब्द न रहकर वो थोड़ा बदल गए हैं संस्कृत के शब्द, वो तद्भव कहलाते हैं। तो यहाँ पर तत्सम शब्द होगा दिए गए विकल्पों के आधार पर ऑप्शन डी घोटक। ठीक है, घोटक जो है दोस्तों एक तत्सम शब्द है, घोटक। ठीक है, और जैसे पत्ता है देखिए दोस्तों, तो पत्ता यहाँ पे तद्भव शब्द है। पत्ते का अगर मैं तत्सम बोलूँ तो ये पत्र होता है, पत्र। अगला देखिए, राजभाषा विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए हिंदी का जो पहला चैप्टर है दोस्तों उसको आपने अच्छे से देखना है। हिंदी भाषा का विकास जो होता है ना, उसमें बहुत से टॉपिक छुपे हुए हैं, उनमें बहुत से की पॉइंट छुपे हुए हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। जैसे सबसे पहले हमारा राजभाषा आयोग कब गठित हुआ था। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा संशोधन पूछ लिया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया राजभाषा विभाग, तो राजभाषा विभाग स्थापित हुआ था 1975 में, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश लिपियों की जननी है। तो कौन सी लिपि से दोस्तों हमारी अधिकांश लिपियाँ निकल के आई हैं भारत में। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है हमारा ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। तो ब्राह्मी जो है भारत की अधिकांश लिपियों की जननी है दोस्तों। जो हमारी देवनागरी लिपि निकली है ना, हिंदी किस में लिखी जाती है, देवनागरी, तो देवनागरी लिपि भी दोस्तों यहीं से उत्पन्न हुई है। यानी कि ब्राह्मी का विकास जब हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो ब्राह्मी दो रूपों में टूट जाती है, उत्तर ब्राह्मी और दक्षिण ब्राह्मी। दक्षिण ब्राह्मी यानी द्रविड़ जितने भी हमारी भाषी राज्य हैं, खासकर कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, तमिल, ये सभी हमारे दक्षिण ब्राह्मी। उत्तर ब्राह्मी का भी विकास होता है दोस्तों हमारा। ठीक है, गुप्त लिपि आती है, गुप्त लिपि के बाद सिद्ध मातृका या हमारी कुटिल लिपि आती है। कुटिल लिपि से नागरी लिपि का यहाँ पे दोस्तों विकास होता है। नागरी से फिर और हमारा दो पश्चिमी पूर्वी में हम टूटते हैं, और जहाँ पे पश्चिमी में फलस्वरूप देवनागरी लिपि निकल के आती है। तो ये पूरा हमारा चैप्टर है दोस्तों, बहुत विस्तृत टॉपिक होता है, यहाँ पे समझने वाली बात है। देवनागरी जो लिपि निकली है वो भी ब्राह्मी से ही निकली है। खरोष्टी लिपि वो लिपि है दोस्तों जिसमें अशोक के शिलालेख लिखे गए। अशोक के अधिकांश जो शिलालेख है वो खरोष्टी लिपि में है। ठीक है, इसको जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था। और सिंधु लिपि तो दोस्तों अभी भी दोस्तों अपठनीय है, मतलब कोई भी विद्वान आज तक सिंधु लिपि को नहीं पढ़ पाया है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया दोस्तों आपको पता है, रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं। पहली तो होती है हमारी सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया, और दूसरी है अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो ये हमारी क्रिया के दो भेद। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है। ठीक है, हम बोलते हैं कि यह घोड़ा अच्छा है, तो यह क्या है इसमें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यह, इसमें दोस्तों सर्वनाम है। ठीक है, संज्ञा के स्थान पे जो शब्द उपयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है।
ठीक है, यहाँ पे घोड़े के लिए हम क्या करें, यह शब्द उपयोग कर रहे हैं, यानी कि संज्ञा की जगह पर सर्वनाम का उपयोग हो रहा है। ठीक है, घोड़ा संज्ञा है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित वाक्य में कुछ रेखांकित शब्द, माफ कीजिएगा, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण है, उसका भेद छांटना है आपने, कौन सा विशेषण है। विशेषण के प्रकार हम पढ़ते हैं दोस्तों। तो कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, तो कुछ जो है शब्द, जो यहाँ पे दिया गया शब्द, इसमें कौन सा विशेषण होगा। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, देखिए कुछ बच्चे, यानी कि पता ही नहीं चल पा रहा कितने बच्चे हैं भैया, कौन कौन है, रामू भी है, श्यामू भी है, गोलू भी है, मोलू भी है, सभी लोग हैं। ठीक है, पता ही नहीं चल पा रहा, कक्षा बहुत बड़ी है, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, यानी कि कुछ, यानी कि हमारे पास इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हम, यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। संख्या तो है बच्चों की कुछ, लेकिन हमें पता नहीं चल पा रहा कितने, 2 बच्चे कर रहे हैं शोर, 4 बच्चे कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं, कुछ बोला गया ना, कुछ में मतलब अनकाउंटिंग है वो, मतलब पता तो चल रहा है लेकिन पता नहीं चल पा रहा है एग्जैक्ट नंबर क्या है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो दिए गए विकल्पों में अंधकार का पर्यायवाची बताना है दोस्तों। तो अंधकार का पर्यायवाची इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, तिमिर। ठीक है, तिमिर, तिमिर, तम, ये सभी क्या है दोस्तों, अंधकार के पर्यायवाची हैं ये। नियति के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से नियति का समानार्थी, यानी कि जो नियति का, नियति की तरह ही अर्थ देता है। ठीक है, सिमिलियर बताना है हमें, सिनोनिम्स बताना है यहाँ पे नियति का। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नियति। बोलते हैं ना, मेरे तो नियति में ही ऐसा लिखा था, मेरे तो नियति में ही ग्रुप सी निकालना था भैया, मैंने तो ग्रुप सी का ही एम्प्लॉय बनना था। यानी कि नियति मतलब किस्मत, किस्मत बोले तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग्य, ऑप्शन डी। ठीक है, नियति का यहाँ पे समानार्थी हो जाएगा भाग्य। मेरे तो भाग्य में ही था कि मैं ग्रुप सी की एग्ज़ाम को क्रैक कर लूँगा। अगला देखिए, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। तो गुणवाचक विशेषण बताना है। ठीक है, विशेषण बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है दोस्तों। विशेषण हो गया, विशेष्य हो गया, प्रविशेषण हो गया। तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण ये होता है दोस्तों जिसमें गुण, दोष वगैरह इनका उल्लेख होता है, विशेषण की व्यवस्था। तो यहाँ पे दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, नया। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, आज आप बिल्कुल नए लग रहे हो, आपने बिल्कुल नया नया, मतलब एक आपके बातों में नया नया फ्लेवर दिख रहा है, या ये मकान बिल्कुल नया दिख रहा है, यानी कि गुण बताया जा रहा है उसका। ठीक है, पेंट करने के बाद मकान नया दिख रहा है, तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। ठीक है, नया मतलब यहाँ पे क्या है, गुण बता रहा है ना किसी चीज़ का, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा ये। ठीक है, अगला देखिए, ये देखिए पत्र लेखन से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं यूके ट्रिपल एससी में, आजकल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, तो आपको अच्छे से आना चाहिए पत्र लेखन में क्या क्या होता है, कार्यालय पत्र जो है दोस्तों। तो निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है। तो आप देखते हैं न्यूज़पेपर में भी कई बार डिपार्टमेंट्स की निविदा सूचनाएं आती हैं, आबकारी की हो गई, इसके साथ साथ हमारे उद्योग विभाग की होती हैं, साथ ही पीडब्ल्यूडी की होते हैं, जल संस्थान के होते हैं, निविदा सूचना देते हैं वो लोग अखबार में। ठीक है, इसका मतलब होता है दोस्तों सामान की आपूर्ति करवाना, सही है, सामान की नीलामी करवाना। कभी पुलिस विभाग हमारी निविदा जारी करता है और बोलता है कि जो वाहन हमने सीज किए थे उनकी नीलामी होनी है, अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो आप आ जाएं। अखबार में हम पढ़ते हैं ना, तो निविदा मतलब एक टाइप का एडवर्टाइजमेंट ही है दोस्तों देखा जाए तो। ठीक है, निर्माण कार्य करवाना, इसके लिए बोली मांगी जाती है कॉन्ट्रैक्टरों से। तो कुल मिलाकर सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी करवाना, निर्माण कार्य करवाना, ये सभी निविदा सूचना के उद्देश्य हैं। ठीक है, कार्यालय पत्रों को अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, उनमें से बहुत से क्वेश्चन निकल के आते हैं। अगला देखिए, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है। तो देखिए एक तो होती है, पहला तो हमारा मूल शब्द होता है। ठीक है, मूल शब्द, उसके बाद उसकी उत्तर अवस्था होती है दोस्तों, उत्तर अवस्था के बाद उसकी उच्चतम अवस्था होती है, उच्चतम, उत्तर अवस्था के बाद उच्चतम अवस्था होती है। अगर जैसे बात करें घनिष्ठ शब्द, तो घनिष्ठ की उत्तर अवस्था हो जाएगी दोस्तों घनिष्ठतर, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, घनिष्ठ की उत्तरा अवस्था हो जाएगी दोस्तों घनिष्ठतर, ऑप्शन सी इसमें सही है। यहीं पर अगर पूछा होता दोस्तों कि घनिष्ठ की शुद्ध उच्चतम अवस्था क्या है, उच्चतम अवस्था, ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी दोस्तों फिर घनिष्ठतम, फिर हमारी घनिष्ठतम हो जाती है। यहाँ पे उत्तर अवस्था पूछा तो घनिष्ठतर बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए भाषा के घटक चुनिए। तो भाषा के घटक क्या होते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, जो भाषा है, ये भाषा है क्या, कैसे बनती है कोई भाषा। मैं भी आपको यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं आपका हिंदी भाषा में, मैं आपको ये व्याख्यान दे रहा हूँ, तो ये क्या है भाषा। तो भाषा के जो घटक है, मूल तत्व हैं, वो क्या है। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। ठीक है, सबसे छोटी इकाई है वांग, वांग मतलब लेटर। ठीक है, उसके बाद बनता है शब्द, शब्द यानी कि वर्ड, वर्ड के बाद बनता है पद। ठीक है, तो हमारे वर्ड जब जुड़ते हैं पद बनता है हमारा, और फिर उसके बाद बनता है वाक्य यानी कि सेंटेंस,
यानी कि भाषा का घटक होता है दोस्तों वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। ठीक है, ये ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों ये था सामान्य हिंदी टेस्ट पार्ट 74। ठीक है, आपका स्कोर कितना रहा इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों। और साथ ही देखिए जितने भी टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ पे चल रहे हैं उनको आप फॉलो कीजिए। साथ ही हमारे देखिए ऑनलाइन कोर्सेज भी चल रहे हैं, सामान्य हिंदी का है और साथ ही उत्तराखंड हिस्ट्री प्लस स्टैटिक जीके। अगर आप उसमें इनरोल करना चाहते हैं तो लास्ट डेट 30 नवंबर तक है, आप जुड़ सकते हैं क्योंकि 1 दिसंबर से कोर्स प्रारंभ हो रहा है। जो हमारा ग्रेजुएट लेवल के अभी पोस्ट आए हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल कोर्स रहेगा दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर पर। हमारा नंबर है दोस्तों 9760040434। ठीक है, तो इसमें आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज ओनली, और बाकी डिटेल ले सकते हैं। बाकी जितने भी चैनल पे हमारी सीरीज चल रहे हैं, फ्री चीज़ें चल रही हैं दोस्तों, वो चलते रहेंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा तब हम करेंगे दोस्तों जब हम एग्ज़ाम के क्लोज होंगे, सभी रिवीजन करेंगे सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और चैनल पे इतना कंटेंट हो गया कि अगर आप रिसेंटली उन कंटेंट को फॉलो करेंगे तो आप सक्सेस पा सकते हैं, नो डाउट इसमें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं जल्दी, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।